मेहरबानी। इधर हो जाऊं, सॉरी। शकूर साहब, मैं मीडिया से बात करने लगी हूँ, खामोश। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले तो नैब ने जो मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी है कि मेरी बेल जो है उसको कैंसिल किया जाए। एक सेकंड जी, काइंडली इनको खामोश करा देंगे प्लीज। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिस शख्स ने मेरी बेल कैंसिल करने की नैब में जो दरख्वास्त लिखी है, मैं उस अपने हमदर्द को नैब में देखना चाहती हूँ कि वो हमदर्द कौन है मेरा नैब में, और कौम को भी वो चेहरा दिखाना चाहती हूँ कि किस अक्लमंद ने वो दरख्वास्त लिखी है जिसमें उन्होंने कहा कि मरियम ऐसे अदालत में आती हैं, ऐसे जाती हैं, ये खाती हैं, ये पीती हैं, ऐसे सलाम करती हैं, ये बात करती हैं। तो मुझे उस दरख्वास्त को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा जैसे बच्चे डर रहे हैं, और मैं ये समझती हूँ कि उसका चेहरा उस शख्स का जिसने ये दरख्वास्त लिखी है कौम को दिखाया जाना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि ये इतना इंटेलिजेंट और सुपर इंटेलिजेंट इंसान कौन है जो अपनी दरख्वास्त के ज़रिए नैब पूरी कौम को ये बता रहा है कि मरियम ने जो एप्लीकेशन सबमिट की है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और उसके जवाब में वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मरियम ऐसे फैक्ट्स को सामने ला रही है जो उनके केस को और पूरी साजिश को डिमोलिश करता है, लिहाजा मरियम को जेल में डाला जाए। और मैं चाहती हूँ कि उसका चेहरा कौम को दिखाया जाए ताकि हम उसको 21 नहीं 22 तोपों की सलामी पेश करें जी। और अब आप मुझे, चाहे आपको ये पता होना चाहिए, दरख्वास्त देने वालों को भी पता होना चाहिए, जो भी उस दरख्वास्त के पीछे उसको ये पता होना चाहिए कि अगर ये मुझे डराने के लिए है तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं ना आपकी गिरफ्तारी से डरती हूँ, ना आपके जाली मुकदमे से डरती हूँ, ना आपके जाली केसेस से डरती हूँ, ना मैं नैब से डरती हूँ। और ये अगर वो समझते हैं कि वो इसके ज़रिए मुझे डरा लेंगे तो उनकी भूल है। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप करें मुझे गिरफ़्तार, करें मेरी बेल कैंसिल, ताकि दुनिया को पता चले कि आप सच से कितना डरते हैं। मैडम ये बताइए, एक बारी में आपने कहा था कि नवाज शरीफ ने जो 2 अभी सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स एक पेज पे उनके टुकड़े कर दिए, अब 2-3 दिन से वही शशुपन जारी है, तो क्या आप लोग कामयाब हो गए उस एक पेज वाले को छोड़ने में? सच को एक ना एक दिन सामने आना होता है। सच को आप कुछ देर के लिए ताकत से दबा तो सकते हैं, लेकिन द ट्रूथ हैज़ टू प्रिवेल, एंड इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है। बल्कि नवाज शरीफ साहब ने जब ये कह दिया था कि मैंने अपना मुकदमा अल्लाह ताला पे छोड़ दिया, तो सबसे बड़ी ताकत अल्लाह ताला की है। दूसरी ये बात कि बिल्कुल आइन, कानून और जो इख्तियारात देता है एक आइनी वज़ीर आज़म को, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइनी हकूक़ हासिल हैं, तो वो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक मुंतखब और आइनी वज़ीर आज़म को जो हकूक़ हासिल हैं, जो आइन उसको इख्तियारात देता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस शख्स की यहाँ बात हो रही है, इमरान खान साहब, ना वो आइनी वज़ीर आज़म हैं, ना वो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, बल्कि वो एक ऐसे शख्स हैं जो
नवाज शरीफ के मैंडेट पे डाका डालकर आज वज़ीर आज़म की कुर्सी पे काबिज़ है, उसको काबिज़ कहेंगे, उसको सिलेक्टेड कहेंगे, लेकिन आप उसको ना आईनी वज़ीर आज़म कह सकते हैं ना मुंतखब वज़ीर आज़म कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास ना मैंडेट है आवाम का, ना उनके पास आवाम का वोट है, ना उनकी कोई इखलाकी हैसियत है, ना उनकी कोई आईनी हैसियत है। हाँ, एक शख्स जो कि वज़ीर आज़म की कुर्सी पर काबिज़ है, वो बजाय इसके कि आइन और कानून के तहत मामलात को चलाता हो, वो जादू टोना झाड़ फूंक हिसाब किताब के ज़रिए मुल्क को चला रहा है। 22 करोड़ के मुल्क को वो चला रहा है, और जिस मुल्क में अहम तरीन तकर्रियाँ, उन तकर्रियों की मैं बात कर रही हूँ जिनका पाकिस्तान की सलामती से डायरेक्ट ताल्लुक़ है, जो शख्स उन मुल्क की अहम तरीन तकर्रियाँ जो है वो जादू टोने से करता हो, जिन्नात बजाय वज़ीर आज़म के जिन्नात वो तकर्रियाँ करते हों, जिन्नात टाइमिंग्स तय करते हों, या फिर वो जिसको तोता फाल कहते हैं वो निकाल के करते हों, तो फिर इस मुल्क का दुनिया में तमाशा बनना जिस तरह अब बना है, इदारों का तमाशा बनना, फिर उसमें हमें कोई मेरे ख्याल है इसमें कोई हैरानगी की अचंभे की बात नहीं है। और मैं तो ये समझती हूँ कि अगर वो इतना ही उनका जादू टोना सक्सेसफुल है, हिसाब किताब सक्सेसफुल है, वो जो जंतर मंतर जिसको कहते हैं वो सक्सेसफुल है, तो वो अवाम की भलाई के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं होता? वो जो जिन्नात की असिस्टेंस है या जंतर मंतर जो हैं, वो सिर्फ अहम तरीन तकर्रियाँ करने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होते हैं? वो इस चीज़ के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होते कि आवाम से महंगाई का बोझ कम किया जाए? आवाम का अगर इतना ही कामयाब है वो तरीक़ा कार, तो वो फिर आटा सस्ता करो, उससे चीनी सस्ती करो, उससे पेट्रोल सस्ता करो, उससे डीजल सस्ता करो, उससे अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ। तो बात यह है कि ये ना अपने आईनी इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये वज़ीर आज़म के इख्तियारात के इस्तेमाल का मसला है, ना ये किसी जमहूरियत का मसला है, ना किसी जमहूरी असूल का मसला है, ना ही ये कोई आईनी किरदार का मसला है। ये अपनी ज़ात को और अपनी हुकूमत को चंद दिन और मोहलत देने का नुस्खा है। समझ नहीं आ रही, पूरी कौम को समझ नहीं आ रही कि आपने पूरे मुल्क को एट अ ग्राइंडिंग हॉल्ट आप ले आए हैं। पूरा मुल्क इस वक्त बंद है, इदारों का, मुल्क का तमाशा बन चुका है, सिर्फ इसलिए कि एक शख्स को आपने रिटेन करना है, क्योंकि वो आपकी हुकूमत चलाता है, वो आपके अपोनेंट्स को के लिए अखाड़ पिछाड़ करता है। तो समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्या मामला दरपेश आ गया? क्या कौम को आपने बेवकूफ़ समझ रखा है? आप समझते हैं कि आपकी इन हरकत और सकनात का कौम को इल्म नहीं है कि इसके पीछे बात क्या है। और जब आप ये कहते हैं कि हम कल पढ़ रहे थे कि वज़ीर आज़म का आईनी हक होता है, इख्तियार होता है, आज आपको वोट को इज़्ज़त दो याद आ गई है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको नवाज शरीफ बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। नवाज शरीफ जब वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर मैदान में आया था, तो वो मुंतखब वज़ीर आज़म था, वो आईनी वज़ीर आज़म था, वो अवाम के वोट से आया था, वो एक बहुत लंबी जिद्दोजहद तय करके आया था, उसकी एक बहुत बड़ी आईनी स्ट्रगल थी जो उसकी ज़ात के लिए नहीं थी, उसकी ज़ात की उसने कुर्बानी दी, उसने अपनी हुकूमतों की कुर्बानी दी, लेकिन आइन के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और वज़ीर आज़म के ऑफिस की इज़्ज़त के लिए उसने अपनी हुकूमतें कुर्बान कर दी। और उस तरह की जो स्टेटस है वो अचीव करने के लिए, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने के लिए आपको जेलें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। आपको मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा कहना पड़ता है और फिर उस पर कायम रहना पड़ता है। आपको अटक किले में जाना पड़ता है, आपको जिला वतनी बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको झूठे केसेस बर्दाश्त करने पड़ते हैं, आपको झूठी सज़ाएं बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, आपको जेलों में जाना पड़ता है, आपको ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त करनी पड़ती है, आपको अपनी बेटी को जेल में जाता हुआ, किसी बेगुनाह बेटी को जाता हुआ देखना पड़ता है। तो
आप इमरान खान साहब से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी सियासी पहचान क्या है, उनका सियासी तशख़्ख़ुस क्या है। उनका सियासी तशख़्ख़ुस और उनकी सियासी पहचान और उनका सियासी तारुफ जो है वो है मुंतख़िब हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश करना, मुंतख़िब हुकूमत और मुंतख़िब वज़ीर आज़म के ऑफिस के बाहर 124 कितने दिन 120 दिन का धरना देना, 126 दिन का धरना देना और कहना कि वज़ीर आज़म को मैं गले से घसीट कर निकालूंगा और लोगों को ये बताना कि एम्पायर की उंगली उठने वाली है और उसके बाद नवाज शरीफ के मैंडेट को छीनना और उस पर काबिज हो जाना अवाम के इख्तियार के ऊपर, वोट की हुर्मत को पाँव के नीचे कुचल के आना, अवाम के वोट की पर्ची को पाँव के नीचे कुचल के आना, साजिश करना, आपकी तो पहचान ये है। तो आपका असूल से, आपका जमहूरियत से, जमहूरी जद्दोजहद से, एक आईनी वज़ीर आज़म के इख्तियारात से, उसकी इज़्ज़त से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई वास्ता नहीं है। तो नवाज शरीफ बनने की तो कोशिश भी ना करना और शेर की खाल पहनने से कोई शेर नहीं बन जाता। मैडम एक सेकेंड, और फिर आप कहना चाहते हैं ये? तो बात ये है कि आपकी जो पूरी सियासी जिद्दोजहद है पिछले 8-10 साल की, वो जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिश से इबारत है। और अगर आप ये समझते हैं कि आज आप बदतरीन, नालायकी, नाअहली, करप्शन स्कैंडल्स के बाद अगर आपको ये अपनी फेस सेविंग नज़र आ रही है कि आप इसमें सियासी शहीद बन जाएंगे, तो ये ना होगा इंशाअल्लाह ताला, ना अवाम ये होने देगी, ना हम ये होने देंगे। आपको अवाम के ऊपर आपने पिछले 4 साल में जो मज़ालिम ढाए हैं, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको अवाम के वोट को कुचलने का जवाब देना पड़ेगा, आपको अपनी साजिशों का जवाब देना पड़ेगा, आपको इतने बड़े बड़े नालायकी के, नाअहली के, करप्शन के स्कैंडल्स का जवाब देना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान को तारीखी कर्जों के बोझ के नीचे दबाने का जवाब देना पड़ेगा, आपको उन तारीखी कर्जों के बावजूद पाकिस्तान में एक ईंट, एक प्रोजेक्ट ना लगाने का जवाब देना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान में 22 करोड़ अवाम के ऊपर महंगाई, लाकानूनियत का अजाब लाने का जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि इस वक्त इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपको पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रुस्वा करने का, बदनाम करने का जवाब आपको देना पड़ेगा। इसके जिम्मेदार आप हैं। और नवाज शरीफ साहब जब अवाम की खातिर वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर पाकिस्तान में निकले थे, अब अवाम के अंदर निकले थे, तो उनके नारे को पजीराई इसलिए मिली थी कि उनके पीछे एक स्ट्रगल थी और कारकर्दगी थी जिसमें 5.8 पे ग्रोथ थी, दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो रहा था, सीपेक आ रहा था, मुल्क तरक्की कर रहा था। तो आपके पास तो ये सब नहीं है। और अगर आप इस बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने के लिए इस वक्त कोई ऐसा नारा नवाज शरीफ की तकलीद में लगाना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, ये अब नहीं चलेगा इंशाल्लाह। मतीउल्लाह साहब, एक मिनट मतीउल्लाह, एक सेकंड, ऐसे नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गैर आइनी जो इंसान जिसका नाम इमरान खान है, वो आइनी और मुंतखब वज़ीर आज़म नहीं है और वो आइन को रोंद के आया है, वो आइन का मुजरिम है, उसको वो जवाब देना पड़ेगा पहले। अच्छा मैडम, ये बताएं कि पीडीएम की 2 बड़ी जमातें हैं। एक सेकंड मैडम ये बता दें, वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, नया पार्टी में आया है, क्या ये समझे? मैं मतीउल्लाह जान साहब आपकी बात में थोड़ा ऐड भी करना चाहूँगी कि ना सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून की जो जिद्दोजहद रही है वो इमरान खान जैसे शख्स के ख़िलाफ़ है, बल्कि अब मुस्लिम लीग नून अवाम के साथ मिलकर ये जिद्दोजहद करना चाहती है कि आइंदा कोई शख्स भी इमरान खान की तरह मोहरा बनकर सामने ना आए और इस किस्म की डेमोक्रेसी से, जिसको डेमोक्रेसी का चेहरा बताया जाता है, उससे अवाम को हमेशा के लिए निजात मिले। और मुंतखब वज़ीर आज़म का जो स्टैंड होता है, जो नवाज शरीफ साहब का स्टैंड था और है, उसमें ताकत होती है, उसके पीछे अवाम की ताकत होती है। तो नौकरी और चाकरी करने वाले को सिर्फ नौकरी और चाकरी ही करनी चाहिए, उसको नवाज शरीफ की
सूरत इख्तियार करने की मेरे ख्याल है कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आप मुझे का खेज लगते हैं ऐसी बातें करते हैं। 1 मिनट विनोशी, अभी नहीं उनका सवाल खत्म हो जाए। मैडम क्यों मैंने बात की नैब ऑर्डिनेंस की, क्या आप नैब ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और अगर शहबाज शरीफ ने उनसे इत्तेफाक कर लिया आपकी हिम्मत अमली क्या होगी? ये मैं पार्टी इसका जवाब देगी। जी आप अच्छा बताएं। मैडम, ये बताएं एक कि पीडीएम की 2 बड़ी जमातें हैं, नून लीग और जेएआई, रोड कारवान के मामले पे इख्तलाफात हैं, जिस पे नून लीग की नहीं जानिब से नहीं, इख्तिलाफ कोई है। इख्तलाफ नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, सिर्फ फाइनल फैसले का इंतज़ार है। पीडीएम में अब जितनी भी जमातें शामिल हैं सब एक एजेंडे पे हैं, किसी का कोई इख्तलाफ नहीं जी है। कयूम सदीकी साहब, जी, एक सेकंड, आप- कयूम सदीकी साहब, एक सेकंड, ऐसे नहीं कयूम सदीकी साहब आप बात करें, ऐसे नहीं हो सकता भाई, 1 मिनट चले आप कयूम सदीकी साहब, कयूम सदीकी साहब आप बात करें। जो एजेंसी खुफिया हो और उसके मामलात चौक चौराहे में जेरे बहस आने लग जाएं, इससे पाकिस्तान की किस कदर सुर्खी देखते हैं आप? जब आप जिन्नात के जरिए ये सब कुछ करेंगे तो फिर तो यही होगा। कयूम सदीकी साहब बात करें। आज आपके वकील जो है इरफान कादिर साहब, उन्होंने नैब से ये कहा कि वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए जिससे नवाज बेनिफिशियरी साबित होते। लेकिन आपकी जो गुज़िश्ता दरखास्त थी जिसमें जनरल फैज़ का जिक्र था प्रूफ की इंजीनियरिंग का, उस पर उन्होंने कुछ भी कहने से एतराज़ किया। ये मसाले हैं या लीगल हिकमत? मेरा ख्याल है कि मेरी दरख्वास्त जो है वो उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, उसमें मैंने खोल के एक चीज़ बयान कर दी है। तो मुझे जो समझ आ रही थी, वहाँ दूर मैं बैठी थी, मुझे सही आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे जो समझ आ रही थी वो ये थी आपके बाद कि वो इस मेरी दरख्वास्त को और नैब की अपील को साथ साथ चलाना चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो जब मेरी दरख्वास्त पे बहस शुरू होगी, जब वो बहस को ओपन करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने। अभी तो आज तो टेक्निकलिटीज की बात हो रही थी, मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। और ये भी मैं बता दूं कि अगर मुझे कोई दूसरी दरख्वास्त भी देनी पड़ी अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इस्टेब्लिश करने के लिए, उस पे खड़े रहने के लिए, तो मैं वो भी दूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराऊंगी। मैंने आपको इसका जवाब दे दिया है नौशीन, मैंने आपको दे दिया है कि ये अगर अपने आप को हुकूमत अपनी बचाने के लिए हो रहा है और अगर आपकी टाइमिंग ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि जन्नात कुछ कह रहे हैं और आपका हिसाब किताब कुछ कह रहा है, तो ऐसे लोगों पे समझ नहीं आती कि इंसान हंसे या रोए कि ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम का मुल्क है और 22 करोड़ अवाम की किस्मत का फ़ैसला इस मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा वाइटल और इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हैं, अगर वो इस किस्म के तरीक़ों से होंगे तो इस मुल्क का अल्लाह हाफिज़ है। वो इज्जत दो कि आप बात कर रही हैं, एक हफ्ते से एक अहम अदारे की सरबराही का जो मामला है वो अटका हुआ है, इस पर आप इमरान खान की मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे? चलो मैंने जो बात करनी थी मैंने कर दी। आप बात करें। आपने जो बात की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी 2016 में हुई, आप 5 साल बाद इस मामले को हाई कोर्ट में लेके आइए। मैडम 5 साल के इंतजार आपने क्यों किया? आपकी तो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, सॉरी, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। ये जो वाक़या हुआ था जिसको मैंने अपनी दरख्वास्त में कोट किया है, ये 2018 की बात है। 2018 जी नहीं, ये मेरे केस से मुतल्लिक है। इलेक्शन में जो हुआ वो पूरे कौम के सामने है। मुझे उस वक्त सज़ा हो चुकी थी और सज़ा के बाद ये बात सामने आई, मेरी सज़ा के बाद, वर्डिक्ट के बाद ये बात सामने आई, प्रॉबेबली जब मैं जेल में थी, तो उस वक्त ये बात सामने आई। तो फिर मुझे अब अपील के ज़रिए ये सारे हकायक एक रेलेवेंट मौके के ऊपर सामने रखने थे, मैंने रख दिए। आखिरी सवाल। आपने दरखास्त में कहा है कि शौकत सिद्दीकी साहब को और डीसी साहब को बुलाया जाए अदालत। जी, आपकी दरखास्त पॉइंट नंबर 22 है कि बेनज़ीर भुट्टो को भी इस तरह का क्लिप दिया गया था ऑडियो स्कैंडल में। उसमें जस्टिस कयूम और उस वक्त के जो इंसाफ कमीशन के चेयरमैन थे, सेनेटर जो अब आपके रिलेटिव नहीं है,
उनकी ऑडियो लीक हुई थी सेनेटर सैफुर रहमान साहब की और उस वक्त के जस्टिस कयूम की। अगर अदालत जुनैद सफदर के अब फादर इन लॉ को बुलाती है तो वो आएंगे और आप इस चीज़ को कंडेम करेंगी कि उस तरह की जो ऑडियो लीक हुई थी कि बेनज़ीर को 7 साल बहुत शुक्रिया। एक तो उसका फैसला हो चुका हुआ है, दूसरा मेरे केस से मुतालिक मुझसे बात करें आप कहीं। बस है बस। थैंक यू।